बच्चों हम पढ़ें 11th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 12 जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स अर्थात ऊष्मागतिकी भाग 5 और अभ्यास प्रश्न। बच्चों आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर 12 ऊष्मागतिकी के न्यूमेरिकल्स और लेकिन इस न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए हमें आवश्यकता होगी सूत्रों की। और सूत्र कहाँ से आएंगे? इसके पिछले वीडियो से। तो बच्चों आप पहले पिछले वीडियो पूरे देखें क्योंकि उनसे बनेंगे सूत्र और सूत्रों को हम यहाँ क्वेश्चंस में रखेंगे तभी तो उनके आंसर हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला याद तो हमारे क्वेश्चन सोल्व। तो बच्चों कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोई गीजर है 3.0 लीटर प्रति मिनट की दर से बहते हुए जल को 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 77 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करता है। यदि गीजर का परिचालन गैस बर्नर के द्वारा किया जाता है तो ईंधन की व्यय की क्या दर होगी? बर्नर के ईंधन की दहन ऊष्मा 4.0 गुणा 10 जूल ग्राम इनवर्स है। ओके, सोल्व करते हैं। प्रति मिनट गर्म किए गए पानी का आयतन कितना बच्चों? हमें सवाल में दिया हुआ है V बराबर 3 लीटर प्रति मिनट। इसको चेंज कर लिया हमने, ये हो गया आपका 3 गुणा 10 की पावर माइनस 3। अब पानी का घनत्व है ये फिक्स होता है, रो बराबर 1000 10 की घात 3 और प्रति मिनट गर्म किए गए पानी का जो द्रव्यमान है वो आप निकाल दीजिए। V का मान कितना है? 3 गुणा 10 की माइनस 3 है और V ये V गुणा रो है बच्चों क्योंकि रो बराबर होता है m बटा V। ठीक है, और m बराबर ये आ जाएगा V और रो, ये गुणा में रो है तो 3 गुणा 10 की माइनस 3 गुणा 10 की पावर 3 घनत्व है, ये सोल्व कर दिया 3 आ गया। ओके, डेल्टा टी ताप में वृद्धि 50 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी की विशिष्ट ऊष्मा फिक्स होती है 4.2 गुणा 10 की पावर 3 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ईंधन की दहन ऊष्मा 4 गुणा 10 की पावर 4 जूल पर ग्राम, चेंज कर दिया किलोग्राम के अकॉर्डिंग तो ये 3 घात बढ़ गई 4 गुणा 10 की पावर 7 जूल पर किलोग्राम। तो बच्चों बात करते हैं प्रति मिनट m की ग्रा ईंधन व्यय होता है तब ms बराबर 1 m1 s1 डेल्टा t। तो m1 s1 डेल्टा t तीनों मान रख दिए। तो यहाँ से आप m का मान निकाल लीजिए, ये 4 जाएगा बट्टा में और गुणा 10 के बाद 7 में रहेंगे बट्टा में रहेंगे। इसको हम सोल्व करते हैं, सोल्व करने पर ये आ गया लगभग 16 ग्राम प्रति मिनट। बिल्कुल आसान से ये न्यूमेरिकल था। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। स्थिर दाब पर 2.0 गुणा 10 की पावर माइनस 2 kg नाइट्रोजन कमरे के ताप में 45 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने के लिए कितनी ऊष्मा की आपूर्ति की जानी चाहिए? जबकि N2 का अणुभार है 28, R का है 8.3 जूल मोल केल्विन इनवर्स। सोल्व करते हैं बच्चों। M का मान हमें दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 kg। जो वैल्यू हमें दी हो ना उनको आप एक बार लिख लीजिए ताकि उससे क्या है फिर हमें दिमाग में सेट हो जाए कि सूत्र कौन सा लगेगा। डेल्टा टी 45 डिग्री सेंटीग्रेड, N2 का अणुभार M बराबर 28, R का मान फिक्स है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। ग्राम मात्रा निकालते हैं, M बराबर 2 गुणा 10 की पावर 3 बराबर आ गया 20 ग्राम। नाइट्रोजन मोलर संख्या N बराबर स्मॉल m बट्टा कैपिटल M, तो M बट्टा M हो जाएगा आपका 0.714 मोल हो गया। और ये बच्चों चैप्टर 13 में आपको मिलेगा मोलर विशिष्ट ऊष्मा Cp/Cv का मान द्वीप परमाणु गैस के लिए 7/2 R होता है। तो डेल्टा Q बराबर NC, ये P नीचे Cp डेल्टा T, तो N Cp का मान ये हो गया 7/2, R का मान फिक्स 8.3, ये हो गया डेल्टा T। इसको सोल्व करते हैं बच्चों, ये आ गया आपके लगभग 934 जूल आ गया। अगला क्वेश्चन है व्याख्या कीजिए ऐसा क्यों होता है कि भिन्न भिन्न ताप T1 और T2 के दो पिंडों को यदि उसमें संपर्क में लाया जाए तो यह आवश्यक नहीं कि उनका अंतिम ताप T1 प्लस T2/2 ही हो। ये कह रहा है T1 और T2 भिन्न भिन्न ताप हैं और अगर उनका उसमें संपर्क कराएं तो बीच का मान कितना आएगा? T1 प्लस T2/2 आता है। तो ये कहता है क्या ये आवश्यक है कि वो हाफ में आए? तो बच्चों भिन्न ताप के लिए T1 और T2 के पिंडों का उसमें संपर्क में रखने पर अंतिम ताप ऐसा हो तभी होगा जब दोनों पिंडों की क्या होती हैं ऊष्माधारिताएं समान होती हैं। अगर दोनों की ऊष्मा सीधी सी बात दोनों सेम है तभी तो बीच का मान आधा होगा। ठीक है, तथा द्रव्यमान समान हो, अतः प्रत्येक स्थिति में अगर ऐसा हो यह आवश्यक नहीं है। रासायनिक या नाभिकीय संयंत्रों में जो शीतलक होते हैं अर्थात द्रव्य जो संयंत्र के भिन्न भिन्न भागों को अधिक गर्म होने से रोकता है कि विशिष्ट ऊष्मा अधिक होनी चाहिए। उसका रीजन क्या है? शीतलक समान ताप वृद्धि के लिए क्या करता है? अधिक से अधिक ऊष्मा अवशोषित कर सके, ये इसका रीजन होता है। कार को चलाते चलाते उसके टायरों में वायु दाब बढ़ जाता है घर्षण के कारण,
तो टायर एवं सड़क के घर्षण के कारण बच्चों क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, ताप बढ़ जाता है। और ताप बढ़ेगा तो P समानुपाती T के अनुसार ताप बढ़ने पर टायर के अंदर का वायु दाब बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो अंदर की जो वायु है वो क्या रहेगी, अपरिवर्तित। किसी बंदरगाह के समीप यानी नमी वाले समीप, जहाँ नमी होती है ना पास में शहर के, की जलवायु समान अक्षांश से किसी रेगिस्तानी जहाँ नमी नहीं है की जलवायु से अधिक शीतोष्ण होती है, ठंडी होती है। शीतोष्ण होती है तो बच्चों बात करें बंदरगाह के समीप आर्द्रता के बने रहने के कारण रेगिस्तानी क्षेत्र की अपेक्षा इनकी विशिष्ट उष्माधारिता अधिक होती है। सीधी सी बात है, जल की विशिष्ट उष्माधारिता क्या होती है, उच्च होती है। तो बंदरगाह के समीप क्या होगा, जल होगा। बंदरगाह कहाँ होते हैं, समुद्र के तट पर होते हैं ना, तो वहाँ क्या होगी, उष्माधारिता अधिक होगी। फलतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में उष्मा की कम मात्रा के विनिमय से ही तापमान में अधिक परिवर्तन उत्पन्न होता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों की जलवायु क्या होती है, शीतोष्ण होती है। ठीक है, गतिशील पिस्टन लगे किसी सिलेंडर में मानक ताप व दाब पर 3 मोल हाइड्रोजन भरी है। ओके, आसान सी बात है। सिलेंडर की दीवारें उष्मारोधी पदार्थ की बनी है। पिस्टन को उस पर बालू की परत लगाकर उष्मारोधी बनाया गया है। बालू की परत लगाने से क्या होती है, वो उष्मारोधी बन जाती है। यदि गैस को उसके आरंभिक आयतन के आधे आयतन तक संपीड़ित किया जाए तो गैस का दाब कितना बढ़ेगा। तो बच्चों हाइड्रोजन मात्रा हमें दी गई सवाल में 3 मोल, और प्रारंभिक आयतन तो मान लिया हमने V, ठीक है, और अंतिम आयतन उसका आधा होगा V/2 पहले वाले का। और सिलेंडर पूर्णतः क्या है, उष्मारोधी है, तो प्रक्रम किसी से उष्मा लेगा नहीं। तो प्रक्रम कैसा होगा, रुद्धोष्म होगा, क्योंकि वो किसी से उष्मा का आदान प्रदान नहीं कर रहा है। तो हाइड्रोजन के लिए गामा का मान 1.4 होता है, जिसके लिए चैप्टर 13 में आप गामा के मान देख सकते हैं। P1V1 गामा बराबर P2V2 गामा। ये क्या होती है, रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से देखो P2/P1 और V1/V2 दोनों की घात गामा। V1 का मान कितना है, V है, V2 का कितना है, V/2 है, गामा का मान कितना है, 1.4 है। तो बच्चों देखो V/V कट हो जाएगा, 2 में है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 2 और 2 की घात हो गया 1.4। इसको सोल्व करेंगे तो आ गया 2.64 और P1 चला जाएगा यहाँ ऊपर गुणा में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों दाब जो है वो प्रारंभिक दाब का 2.64 गुना अधिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रुद्धोष्म विधि द्वारा किसी गैस की अवस्था परिवर्तन करते समय उसकी एक साम्य अवस्था से दूसरी साम्य अवस्था B तक ले जाने में निकाय पर 22.3 जूल कार्य किया जाता है। यदि गैस को दूसरी प्रक्रिया द्वारा अवस्था A से अवस्था B तक लाने में निकाय द्वारा अवशोषित नेट ऊष्मा 9.35 कैलोरी है, तो बाद के प्रकरण में निकाय द्वारा किया गया नेट कार्य कितना है। 1 कैलोरी का मान आपको 4.19 जूल रखना होगा। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए डेल्टा W 22.3 जूल, अवशिष्ट ऊष्मा की बात करें 9.35 कैलोरी, इसको चेंज करना होगा जूल में, 4.19 लेकर चेंज करेंगे 39.1765 जूल हो गया। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, डेल्टा Q का मान कितना होगा, 0 होगा। तो प्रथम नियम से हम सोल्व करते हैं इसको, उसमें डेल्टा Q तो क्या हो जाएगा, डेल्टा Q बराबर du प्लस डेल्टा W। तो ये मान तो हमने कर दिया 0, और डेल्टा W को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, ये आ गया। ओके, तो माइनस P माइनस का 22.3 जूल होती है। ठीक है, 200 पर के लिए माइनस 22.3 जूल करेंगे यहाँ विपरीत अवस्था के लिए, तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 22.3 जूल हो जाएगा। द्वितीय प्रक्रम के लिए प्रथम नियम से सोल्व करते हैं, डेल्टा Q का मान W ये है प्लस 22.3 है, इसको सोल्व किया, यह आ गया लगभग 16.9 जूल। अगला क्वेश्चन है, समान धारिता वाले 2 सिलेंडर हैं A और B, एक दूसरे से स्टॉप कॉक की द्वारा जुड़े हैं। A में मानक ताप व दाब पर गैस भरी है, जबकि B पूर्णतः क्या है, निर्वात में रखा हुआ है। स्टॉप कॉक एकाएक खोल दी जाती है, निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। फर्स्ट है A व B में अंतिम दाब क्या होगा। पहले आप इसको आराम से समझिए, फिर फर्स्ट केस है आपका A व B में अंतिम दाब प्रेशर क्या रहेगा। तो देखो एकाएक खोलने से क्या होता है, गैस का दुगने आयतन में प्रसार होता है, क्योंकि P समानुपाती क्या होता है 1/V। दाब आयतन ज़्यादा होगा, दाब कम होगा, तो दाब अचानक ज़्यादा लगेगा तो आयतन कम होगा, और दाब कम लगेगा तो आयतन ज़्यादा होगा। अतः दाब प्रारंभिक दाब का आधा अर्थात 0.5, अगर 1 ATM है, 1 वायुमंडलीय दाब, तो हो जाएगा 0.5 वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कोई कार्य नहीं हुआ गैस के प्रसार के लिए। ओके, गैस के ताप में क्या परिवर्तन होगा,
आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं तो गैस के ताप में भी परिवर्तन नहीं। क्या निकाय की माध्यमिक अवस्थाएं जो हैं अंतिम साम्यावस्था प्राप्त करने से पूर्व पीवीटी पृष्ठ पर होंगी? क्या होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि गैस का क्या हो रहा है बच्चों? मुक्त प्रसार हो रहा है। मुक्त प्रसार की कंडीशन में क्या होता है बच्चों? नियंत्रण नहीं किया जा सकता, ठीक है, प्रक्रिया नियंत्रित नहीं होती है। और मध्यवर्ती जो अवस्थाएं होती हैं उसमें गैस साम्यावस्था प्राप्त नहीं करेगी। कुछ समय पश्चात अवश्य गैस साम्यावस्था प्राप्त कर लेगी तथा गैस की अवस्था पीवीटी पृष्ठ पर स्थित होगी कुछ समय पश्चात। ओके, एक वाष्प इंजन अपने बॉयलर से प्रति मिनट 3.6 गुणा 10⁹ जूल ऊर्जा प्रदान करता है, जो प्रति मिनट 5.4 गुणा 10⁸ जूल कार्य देता है। इंजन की दक्षता कितनी है? ठीक है, प्रति मिनट कितनी ऊष्मा अपशिष्ट होगी? सोल्व करते हैं। क्यू का मान 3.6 गुणा 10⁹ है, 5.4 गुणा 10⁸ ये डब्लू है। दक्षता निकालनी आपको, नीटा डब्लू अपॉन क्यू 5.4 गुणा 10⁸, ठीक है। और बट्टा में क्या 3.6 गुणा 10⁹ है। इसको सोल्व करते हैं, ये आ गया 0.15 आ गया। मीटर प्रतिशत में निकाला 0.15 गुणा 100 बराबर ये हो गया 15% हो गया। प्रति मिनट अपशिष्ट ऊर्जा निकालें, क्यू माइनस डब्ल्यू से निकलेगी। तो क्यू का मान इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, 9 ना, तो एक घात से गुणा कर दीजिए, पॉइंट हट जाएगा। और ये 10⁸ में इसको सोल्व कर दो, ये आपका आंसर आ गया 30.6 गुणा 10⁸ जूल प्रति मिनट आ गया। अगला क्वेश्चन, एक हीटर है, किसी निकाय को 100 डब्ल्यू की दर से ऊष्मा प्रदान करता है, 100 वाट हो गया, 75 जूल प्रति सेकंड की दर से वो कार्य करता है, तो आंतरिक ऊर्जा वृद्धि किस दर से होगी? तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, 100 वाट है, 100 जूल प्रति सेकंड कर दिया, डेल्टा डब्ल्यू कितना है? 75 जूल प्रति सेकंड है। तो प्रथम नियम से आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि दर, प्रथम नियम लगाइए आप, ठीक है, उसमें डेल्टा डब्ल्यू को उधर भेज दीजिए, माइनस का हो जाएगा, तो 100 माइनस 75 ये आ गया 25 जूल प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 हम पहले फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं चैप्टर 12 के, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 है। खाद्य पदार्थ को एक प्रशीतक के अंदर रखने पर वह उसे 9 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाए रखता है। यदि कमरे का ताप 36 डिग्री सेंटीग्रेड है तो प्रशीतक के निष्पादन गुणांक का आकलन कीजिए। तो बच्चों T1 का मान 36 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज कर दिया केल्विन में, 9 डिग्री को हमने चेंज कर दिया केल्विन में। ओके, और सुतोल्यायम रेफ्रिजरेटर प्रशीतक के लिए T2 अपॉन T1 माइनस T2 मानक दिए, T2 T1 T2 सोल्व कर दिया, 10.44 इसका आंसर आ गया। तो बच्चों इस प्रकार हमने चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में सोल्व कर लिए हैं। ये चैप्टर 12 आपके समझ में आ गया होगा। अब बच्चों जो गैस के जो अणु होते हैं वो पात्र में किस प्रकार से विचरण करते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे नए चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 13 अणुगति सिद्धांत के अंदर। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।